Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise chapter number 10, that is foreign trade of India. Foreign trade of India. So let's begin with this some basic introduction, then you will understand कि actually ये foreign trade of India कहाँ से start हुआ और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. Before 1947 पैटर्न जो इंडियन फॉरेन ट्रेड का सिस्टम था, फॉरेन ट्रेड किसको बोलते थे, was typically colonial. इंडिया वॉज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. तो सबसे पहले मेनली मैं इसका ही एग्जांपल दूंगा कि जो टी का प्रोडक्शन है, जो रॉ मटेरियल ऑफ टी था, तो इंडिया में ही टी लीफ का प्रोडक्शन हुआ करता था और सबसे एक्सपेंसिव टी इंडिया में ही मिलती थी. आप ऐसा सोच सकते हो. मेजर प्रोडक्शन टी का था. टी लीफ यहाँ से जाती थी इंग्लैंड और यूएसए. तो उस टाइम इंग्लैंड का ही सब जगह राज था, तो वो ये सब टी को प्रोसेस करके टी लीव्स को टी बना के वो एक्सपोर्ट करती थी और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसको इंपोर्ट करते थे. समझो ना फिर से एक बार. टी लीफ हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, वहां प्रोसेस होता था, फिर वहां से एक्सपोर्ट होके हमको जब आता था तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता था. तो ये सिस्टम था किसका, इसको बोल देते थे वहां पास फॉरेन ट्रेड. तो इंडिया वाज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. तो जितने भी, ये एक एग्जांपल है. इसी तरह इंडिया ने इन फ्यूचर जाके यही सब चीजें आगे भी अभी करना चालू किया. देखते हैं क्या क्या किया है. इंडिया वाज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी इंडिया टू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजों प्रोसेस में थे, पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड स्पेसिफिकली इंग्लैंड को. एंड इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स. सो टी का एग्जांपल समझ में आ रहा है. और फिर वो मैन्युफैक्चर गुड्स को क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे. सो दिस डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम. सो एक और कंसेप्ट था कि आपने इनकेस किसी ने भी आपके कंट्री में ये सब इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम वगैरह लगाया है, उसकी मीनिंग अलग है, मैं कुछ और बता रहा हूँ. आपसे रॉ मटेरियल नहीं लेंगे और आपको बाद में आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और हम आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे. मतलब कंपल्सन था कि आपको रॉ मटेरियल हम ही को भी देना है और हम ही इसको प्रोसेस करेंगे और हम ही आपको रिटर्न करेंगे और आपको लेना भी पड़ेगा. इतना टाइप का, इस टाइप का वो एक कंपल्शन था. So this dependence on the foreign trade did not permit the industrialization at home. As a result, indigenous handicraft suffered a severe blow. However, many underdeveloped countries that won independence in the post-World War II period viewed foreign trade as an investment. ये बैरियर इतना ज़्यादा था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, वैसे ही सबने फॉरेन ट्रेड को अपना इन्वेस्टमेंट समझना चालू कर दिया कि जो भी फॉरेन ट्रेड कर रहा है उसके लिए एक मेजर ब्लो है उसके इकोनॉमी के लिए. तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है. तो विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसको इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड बोला जाता है. नेक्स्ट बोलते हैं फॉरेन ट्रेड किसको बोलते हैं, कि फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो बॉर्डर लाइन या कि आप बोल सकते हो जो भी कंट्री की है उसके बाहर कोई भी ट्रेड हो रहा है उसको इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाता है. नेक्स्ट आता है आपका इंपोर्ट किसको बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है. एक इंपोर्ट ट्रेड होता है. इंपोर्ट ट्रेड refers to the purchase of goods and services by one country from another country or inflow of goods and services from the foreign country to the home country. बाहर से जो भी गुड्स आ रहा है उसको इंपोर्ट बोलते हैं. एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, refers to a sale of goods and services from by one country to another country or outflow of goods and services from one country to the foreign country, जो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं. इंटरपोर्ट ट्रेड किसको बोलते हैं, refers to purchase of goods and services. ये बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में है. Purchase of goods and services from one country and then selling them to another country after processing some of the operations in mid. So generally जैसे आप थाईलैंड से हम बहुत बार क्या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम रबर मंगाते हैं, उसको हम प्रोसेस करके ना सबसे ज्यादा हम जापान को सप्लाई कर देते हैं. इंडिया का बात कर रहे हैं. इसी तरह जापान क्या करता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन के सारे रॉ मटेरियल मंगाता है. कहाँ से, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस से. और उसी को क्या करता है, प्रोसेस करके थोड़ा बहुत क्या करता है आगे वेरियस कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग इंडिया को क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है. तो दिस इज द मेन बेस्ट एग्जांपल. और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है. जहां से कम रेट में मिल रहा है मंगा लो, थोड़ा बहुत प्रोसेस कर दो, आगे एक्सपोर्ट कर दो. खुद का कुछ ज्यादा लग ही नहीं रहा है. नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड. क्या रोल रहता है ये एक्चुअली, जैसे मैंने फर्स्ट में भी बोला कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब लोग के थॉट्स में भी यही आने लगा, ये क्या है, इंजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी को कंसीडर करने लगे. बिकॉज इससे आपको मेन क्या आने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज, पूरे वर्ल्ड की फॉरेन एक्सचेंज. बिकॉज प्ले important role on economic development. Developed countries, it
represents a significant share of GDP. तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट करोगे तो वो जीडीपी का मेजर पार्ट जाके बनता है। सो ऐसे देखा जाए तो यूएसए, चाइना, खुद की पॉपुलेशन कितनी रहेगी, खुद को कितना बेच के कितना कमा पाओगे, कितना प्रोडक्ट कर पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे। तो एक बार आएगा, टाइम आएगा जो फुलफिल हो जाएगा। हम पूरे वर्ल्ड इतना बड़ा है, तो इन सबको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी अपन एक एक्सट्रीम लेवल तक उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर द वेरी प्रोडक्टिव पर्पस। अब प्रोडक्टिव पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वॉर इक्विपमेंट परचेस करना, या कि जो ऐसी चीजें हैं जो आप अपने कंट्री में नहीं कर पाते हो वो सब करना, और ऐसे चीजें करना कि और हम प्रमोट कर सकते हैं खुद के कंट्री को किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इंकरेज फॉरेन, हम फॉरेन ट्रेड का हम क्या देख रहे हैं, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो कितना बड़ा फॉरेन फॉरेन ट्रेड का इंपॉर्टेंस है। इंकरेजेस इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जो प्रोड्यूसर है उनको क्या है, सिर्फ कंट्री के बाहर भी इसके कस्टमर्स को टारगेट करने में हेल्प करता है। more goods for export leads to increase in the total investment in an economy। तो उतना ज्यादा वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, उतना ही हमारे यहाँ का क्या इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, जितना ज्यादा क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस किया जाएगा, तो सम कंट्री हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर ओनली द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम कंट्रीज। तो समझ देखनी, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, सम कंट्रीज हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत they should export raw material and import the finished goods from other countries which are the advanced in skill manpower। So thus foreign trade gives a benefit to all countries thereby leading to division of labor and specialization। जैसे आईटी सेक्टर का कुछ भी काम रहेगा तो इंडिया में आने वाला है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होगा तो चाइना में जाने वाला है, तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहाँ बन सकते हैं, चाइना में बन सकते हैं, ताइवान में बन सकते हैं, तो इसलिए वहां पर किया जा रहा है। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम या कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये फिर से एक बार आ गया, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन वो चैनलाइज कर दिया जाता है किसको, प्रोडक्शन को, ओनली दोज गुड्स विच गिव हाईएस्ट हाईएस्ट क्या आपको रिटर्न जो दे रहे हैं, उसी गुड्स को आप मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करोगे, एंड दस देयर इज अ रैशनल allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade। So अकॉर्डिंगली जिस जो ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसका एलोकेशन करते हैं, किसका, रिसोर्सेज का। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, तो फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है टू कीप डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल विच इन टर्न स्टेबलाइज द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ही आपका फॉरेन ट्रेड होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्राइस स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे ही आपके यहाँ के कोई गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ से बाहर के लोग देखेंगे यहाँ पास प्राइस ज़्यादा है, तो अपने कम रेट वाले प्रोडक्ट सप्लाई करना चालू करेंगे। तो जो प्राइस लेवल के बारे में बात चलती है, जैसे ही यहाँ पास ऐसा लगा कि पाकिस्तान में टोमेटो के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो इंडिया से सारे टोमेटो को वहाँ भेजना चालू कर देंगे कि ज़्यादा प्राइस करें, तो वहाँ का प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, जो महंगे टोमेटो थे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सस्ता होना चालू हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई वहाँ से फिर से क्या हो गई। तो कैसे प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से हमारा डिटरमाइन होता है प्राइस लेवल। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, अब मल्टीपल चॉइसेस मतलब जैसे ही आपका इंपोर्टेड कमोडिटीज है तो यू विल गेट द मल्टीपल चॉइसेस। अब आपके पास आईफोन भी है, वीवो भी है, ओप्पो भी है, एमआई भी है, मोटोरोला वगैरह सब खत्म हो गए हैं, सैमसंग भी है, तो सो मेनी जब आप इंपोर्ट की चॉइसेस रखते हैं। ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल, तो डेफिनेटली आप जब एक्सपोर्ट करते हो, जैसे चाइना का रेपुटेशन एक गुडविल एक इंटरनेशनल मार्केट में रहता है कि कंट्री लाइक जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, तो गुड रेपुटेशन है फॉरेन ट्रेड फॉर देयर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ओके, नेक्स्ट आता है कंपटीशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड हमने अभी तक देख लिया। अभी हम देखेंगे कंपोजिशन एंड मेन लास्ट में बचेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, मेनली सो कम टू कंपोजिशन एंड डायरेक्शन।
Over the last 70 years, India has undergone a complete change in terms of the composition of India's foreign trade. Oh my God. So first thing is, यहाँ पास ना थोड़ा सा आपका जो परसेंटेज सिस्टम है, ये सब चीजें ज्यादा आपके रोल में आएंगी। ये थोड़े से रिटेन आपको रखने पड़ेंगे। Increase in share of gross national income. So gross national income मतलब in 1990 1991, तो share of foreign trade import and export in gross national income was 17.55%. It is increased to 25% 2006 and 7 and 48.8% during 16 17. So इसके अंदर आपको हेडिंग के अलावा अंदर का कंटेंट एकदम फिगर बेस्ड है। विदाउट नोइंग दिस यू कैन नॉट ऑल्सो राइट। इसमें आपका ज्ञान नहीं चलेगा। जो अपन फेंका फाकी करके आते थे ना एग्जाम में, हेडिंग लिख दिया और बस अंदर कुछ भी लिखा, तो यहाँ पास नहीं चलेगा। तो थोड़े से फिगर्स को आपको रिटेन करना जरूरी है। मेन कौन से दो फिगर आपको रिटेन करना पड़ेगा? एक फर्स्ट 1991 का जो 17.55 है, आपने 6 7 को उड़ा भी दिया तो भी चलेगा। स्टिल जिनको रिटेन हो सकता है डेफिनेटली उसको रिटेन करें। एंड नेक्स्ट जो है आपका 16 17 का जो लेटेस्ट जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको आपको रिटेन करना पड़ेगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पास इसीलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि लेक्चर फिर से यहाँ पास काफी एक्सटेंड हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना बता रहा हूँ उतना बस आप लेते जाइए। इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। सो 1990 और 1991 से द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप। तो एक सिंपल और तरीका है, इसको एक आप आइडल मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर भी रख सकते हैं। जब आप आपको याद ही नहीं आ रहा है रेदर देन कोटिंग अ रॉन्ग फिगर्स, तो ये एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना क्या याद रखना है, बस ये तो याद रहेगा ना 1990 टू 1991। सो जो भी कुछ आए, चाहे ग्रॉस नेशनल इनकम आया, तो अपन कैसे लिख सकते हैं? सिंस 1990 1991 द वॉल्यूम शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम हैज गॉन अप। So India now export and import goods which are several times more than the earlier। तो ऐसा लिख के आप भी इसको क्लोज कर सकते हो। बट आई विल नॉट सजेस्ट। कोशिश करिए कि एटलीस्ट कुछ फिगर्स आपको रिटेन रहे। इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ द ट्रेड। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट जो हम पहले किया करते थे उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गया। प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैश्यू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, ये बहुत था। विद द पैसेज ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक रेडीमेड गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इनमें भी हम एक्सपोर्ट करना क्या करने लगे? प्राइम प्लेस इन इंडिया एक्सपोर्ट में आने लगे। कंप्यूटर हार्डवेयर स्पेसिफिकली, एक्चुअली ये इसमें सबसे ज्यादा एक ज्वेलरी हुआ और एक कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें जेम्स, ज्वेलरी, यहाँ पास गारमेंट्स में हमारा कुछ ज्यादा ही एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ ओवर द पीरियड। और स्पेसिफिकली रिलायंस ने जब उसमें गारमेंट्स में एंट्री लिया था तब जाके बहुत ज्यादा वहां पास से भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में भी ओवर द पीरियड काफी कुछ चेंजेस आए। जैसे इंडिपेंडेंस यूज्ड टू इंपोर्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लोथ्स, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स। So but as apart from the petrol and petroleum, India is now importing mainly capital goods like high tech machinery, chemical, fertilizer, steels। तो ये सब उसके बाद हमारा तो इंपोर्ट के कंपोजिशन में भी ओवर द पीरियड क्या हुआ है, काफी चेंजेस होने लगा। बिकॉज मेडिसिन वगैरह काफी कुछ कहाँ बनने लगे? कंट्री के अंदर ही। ओशिनिक ट्रेड के अंदर क्या आ जाएगा? मोस्ट इंडिया सी थ्रू से जो ट्रेड हुआ करता था। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, तो ये सब भी है। तो शेयर ऑफ इंडियाज ओशिनिक ट्रेड इज अराउंड 68%। दैट इज एक्चुअली वेरी हाई। जो आसपास की कंट्री से जो गुड्स रहते हैं उनसे भी काफ़ी कुछ, इवन मलेशिया एंड उस साइड से भी काफ़ी कुछ इम्पोर्ट और ओशनिक ट्रेड कुछ ज़्यादा ही होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स ओवर द पीरियड, दे हैव डेवलप्ड सो मेनी ट्रेमेंडस इन ह्यूज पोर्ट। इफ़ यू गूगल ना, तो यू विल फाइंड कि न्यू पोर्ट्स इतने हाईटेक और इतने बड़े स्केल में हैं कि इमेज में एक दिखाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ कहीं फोटो दिया होगा, तो फॉरेन ट्रेड इंडियाज डिपेंडेंस मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट। तो उस दीज पोर्ट्स आर ओवरबर्डन एंड रिसेंटली इंडिया से डेवलप कंडला, कोची, विशाखापट्टनम,
तो ऐसे कर करके काफ़ी बर्डन रिड्यूस करने के लिए काफ़ी बड़े-बड़े और इनसे भी काफ़ी ह्यूज पोर्ट्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक इम्पोर्ट था और एक ये इम्पोर्ट है। तो कैसे 15-16 से और 16-17 में कितने-कितने मेजर चेंजेस आए हुए हैं। ओके, ये फिगर बेस्ड चैप्टर है, तो मेरे को शक भरी निगाहों से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने मैक्सिमम पार्ट ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम पढ़ने से कंप्लीट कर लिया है। तो डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। So direction of means the country to which India export its goods and services. एक सेकेंड। कंट्रीज टू विच, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज आपको मेन याद रखना है। डायरेक्शन के कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट इंपोर्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का यहाँ मतलब क्या बोल रहा है? डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड सोर्स ऑफ इंपोर्ट। तो एक ये वर्ड भी आपके एग्जाम मतलब की राइटिंग में आना चाहिए कंटिन्यूअसली। डेस्टिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड सोर्स ऑफ आवर इंपोर्ट। प्रायर टू इंडिपेंडेंस मच ऑफ इंडिया ट्रेड done with Britain, no option with that. And therefore, the Britain used to hold the first position in India's in the foreign trade. And after the independence, अभी आप बोल सकते हो different different country है जिस now USA has emerged as a leading trade partner, followed by Germany, Japan and UK. तो ये लास्ट लाइन भी आपको एग्जाम में आना ही पड़ेगा। तो ये काफी कुछ एकदम ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ से। तो नाउ यूएसए हैज इमर्ज्ड। सो आपका यूएसए के बाद जर्मनी, जापान एंड यूके। आप बोलोगे चाइना कहाँ गया? संभालो अपने आप को, जो एक बुक में लिखा हुआ है वो आप लिखते जाइए, तब आपको एक आइडिया आएगा। अब आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इसको आप रीड करिए, मैं बताता हूँ, ये काफी अच्छा एक पार्ट है। रीड दिस पैराग्राफ। सो यहाँ बस आपने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो नाम से ही स्पेसिफिकली आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पास पेमेंट रिलेटेड उसने बैलेंस पेमेंट की बात चल रही है और हम पढ़ रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। सो पेमेंट ड्यू टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जितना बैलेंस बच रहा है, हम फॉर एग्जांपल एक ही कंट्री को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसी कंट्री से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है कि किस कंट्री से कितना लेना और किसको कितना देना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये क्या है? एक वर्ड आना चाहिए क्या आपके आंसर में? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उसके बारे में बात चल रही है। किसी ने किसी को ऐसे फ्री में सुनामी के टाइम में या किसी डिजास्टर के टाइम पे किसी ने किसी को हेल्प किया, तो उसके बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है क्या? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बारे में ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली अ ईयर। तो सब ने अपने अपने ऑथर ने अपना अपना ज्ञान दिया है उसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? समरी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऊपर बोला है, नीचे क्या बोला है? सिस्टम समरी स्टेटमेंट ऑफ all the transaction, international transaction between the resident of one country and the rest of the world। तो उसका ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट। और वॉल्टर ने भी अपना दे दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फिर से बोले, ऑल ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो इंटरनेशनली आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपनी वन कंट्री से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाता है और निकाला जाता है कि नेट बैलेंस पेमेंट रिसीवेबल है कि पेबल है। तो वो चीजें यहाँ पास हमारा निकाला जाएगा। एक आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पास वॉल्यूम में या वैल्यू में किया जाएगा। आप इसको वैल्यू ही रखें, वैल्यू में इस ट्रांजेक्शन को
कंसिडर किया जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का वर्ड जब भी आएगा, मैंने समरी में ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है, तो ट्रेड डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एट अ गिवन पीरियड। अपन ने 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 9,000 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे 1,000 करोड़ का सरप्लस है। तो यहाँ पर एक सरप्लस और डेफिसिट का एक कंसेप्ट चलता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन अ कंपनी रिलेशन टू अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ फिजिकल गुड्स के बारे में चल रहा है। तो इफ द एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 100 करोड़ है और इंपोर्ट आपका 90 करोड़ है, सो आप बोलेंगे यहाँ पास क्या है, 10 करोड़ का सरप्लस है। एंड इफ द इंपोर्ट is greater than the export, then it is called as trade deficit. It is clear from the above definition that a balanced trade includes the value of import and export of visible goods and invisible goods. So this way we have completed this chapter as well. एक बार इस चार्ट को एक बार go through करिए आप. Go through fast. ट्राई और बेस्ट की जो भी फिगर्स, जो नंबर्स हैं, परसेंटेज है 1990 टू 1991 और जहाँ पर जैसे दिया हुआ है, तो एक शॉर्टकट बना के रखिए ताकि आपको भी हेल्प हो कि बाद में आप एग्जाम में लिख पाओ इन डिटेल। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या कंटेंट आने वाला है। तो स्टार्टिंग से जब आप यहाँ मेंशन करोगे और बार बार कंटिन्यूअसली उसी उसी चीज को देखते रहोगे ना, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको बुक्स ओपन करके स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, स्पेसिफिकली हाईलाइट भी करते हो वहां तो रिटेन नहीं रहता है। ट्राई योर बेस्ट कि इन केस इफ यू आर पुटिंग ऑल दोस फिगर्स, एक बार आपके हाथ से लिख के एक बार आप एग्जाम के पहले आपने कहीं लिखा है, तो वो ज्यादा टाइम तक आपको रिटेन रहेगा। ओके, तो जहां भी फिल इन द ब्लैंक है आप उसको करिए कंप्लीट। मैंने डेलिबरेटली आपको दिया है, मैं लिख के दे देता तो बुक और इस चार्ट में फर्क ही क्या रह जाता। गॉट माय पॉइंट? तो ये डेलिबरेटली दिया गया है, मेरे पास सब आंसर लिखे हुए हैं, बट इट्स ऑफ कंप्लीटली नो यूज फॉर यू ऑल। इफ यू हैव सीन दैट सेम एंड कॉपी पेस्ट आपने कर भी लिया, इट्स ऑफ कंप्लीटली नो यूज। एक बार आप बुक को भी रेफर करते हुए जब आप लिखोगे, तो देन यू विल रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली एटलीस्ट एग्जाम तक तो आपको याद रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़े से कम मेमोरी टेक्निक्स हैं, और मेमोरी टेक्निक्स जहाँ भी हैं मैंने उसको नहीं दिखवाया आपको, क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं रेदर देन द मेमोरी टेक्निक्स। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर 7 ऑनवर्ड्स हैं, तो वहाँ कंसेप्ट्स ज़्यादा है रेदर देन द पॉइंट्स। ओके, सो कंसेप्ट में ज़्यादा फोकस करिए। और अभी भी बोलूँगा मैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर तक आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 80 टू 80 मार्क्स के पेपर में आप 80 मार्क्स पूरा लिख सकते हो। इतने कंपोजिशन के चांसेस 98% तक है, आप बन सकते हैं आपसे। इट डजंट मीन कि आपको ये जो मैक्रो पार्ट्स है चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 10, यू नेवर हैव टू लेफ्ट आइडल, बिकॉज आपको यदि आउट ऑफ मार्क्स 97 98 मार्क्स तक आपको स्ट्रेच करना है इंक्लूडिंग इंटरनल मार्क्स, सो यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट जहाँ जहाँ मैंने बोला है, या कि आपके टीचर्स बताते हैं जब आपको कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला है कि थ्योरेटिकल डिफिकल्टी एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन नेशनल इनकम, आपके एग्जाम में लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैं क्या इंपॉर्टेंट दूंगा, क्या दूंगा, नहीं दूंगा, वो डिफरेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब ये बोल दिया गया है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको स्किप करना ही नहीं चाहिए। और ये भी आता कहाँ पर से, 8 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है जाके। ओके, और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से एक तो कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के लिए डिफिनेशन में डालने ही वाले हैं, ये आपको भी देख के समझ में आ रहा है। सो these questions are really very important from मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते ही समझ में आता है कि कौन से बराबर से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डोंट लीव एनी ऑफ द टॉपिक और एनी ऑफ द चैप्टर आइडल, ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिएगा, सबको अच्छे से पढ़िएगा। कुछ भी हेल्प लगे चैट सेक्शन में देखिएगा, चैट सेक्शन पूछेगा। फ्रॉम टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स, सो इन सब की रिकॉर्डिंग मैं आपको अब दूंगा कहाँ पास, आपके रिकॉर्डेड सेशन में। सो आप अपने एंड्रॉयड ऐप में आप चेक कर सकते हैं कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप, मैं पर्सनली फिर से सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर फाइंडिंग कि यार मेरे को अकेले पढ़ने में इतना बड़ा सब कुछ बहुत प्रॉब्लम जा रहा है और बहुत टाइम लग रहा है, तो यू
डेफिनेटली वंस यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली एंड एक बार पूरा नॉर्मल वॉइस में आपने सुना हुआ है पूरा लेक्चर, तो आप 1.5x से 2x में भी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो भी आपका चैप्टर जल्दी से रिवाइज हो जाएगा यूजिंग द चार्ट और आइदर बुक्स. Okay, so that's it from my end. See you all in the next session if possible, definitely, and take care. Bye bye.